अस्सलाम वालेकुम। प्लाज्मा फिज़िक्स में आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा पैरामीटर एंड क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा। सबसे पहले प्लाज्मा पैरामीटर की बात करते हैं। तो हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रोड के गिर्द एक शील्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है, एक चार्जेस का, प्लाज्मा के चार्जेस का एक क्लाउड जो है वो आ जाता है, जो कि उस अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट बाकी प्लाज्मा को जो है वो शील्ड कर देता है, और इस अप्लाइड फील्ड का इफेक्ट जो है वो फिर बाकी प्लाज्मा पे असरअंदाज नहीं होता, और बाकी प्लाज्मा को हम फ्री प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स जो हैं वो इस क्लाउड को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं, वो यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। और इसी शीट को जो है वो हम अगर स्फेरिकल सिमेट्री में लें तो इसको हम डेबाय स्फीयर का नाम देते हैं। तो इस डेबाय स्फीयर के अंदर जो है वो एक जो है वो हम पहले भी कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं कि इस डेबाय स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज पार्टिकल्स की तादाद जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए ताकि फील्ड जो है वो लीक आउट ना हो सके, और जो चार्जेस जो हैं वो प्रॉपरली इस फील्ड को शील्ड आउट कर सके, यानी कि इसके इफेक्ट को रोक सकें। और अगर हम ये देखना चाहें कि या अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमारे पास जो डिवाइस स्फीयर है इसके अंदर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो शील्डिंग क्लाउड बना रहे हैं, यानी कि शीथ या डिवाइस स्फीयर बना रहे हैं। तो इस डिवाइस स्फीयर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन जो है वो इसलिए है कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, तब हमारे पास ये जो है इक्वेशन जो है वो अफेक्ट रखेगी। अदरवाइज फिर शील्डिंग भी प्रॉपर नहीं होगी और फील्ड लीक आउट करेगा और फिर हमारा प्लाज्मा नहीं रहेगा। एनीहो, डिबाय स्फीयर के अंदर हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एन डी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिबाय स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिबाय स्फीयर 4/3 पाई। तो क्योंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4/3 पाई जो है ये स्फेरिकल ज्योमेट्री की वजह से आ रहा है। लैम्डा डी रेज़्ड टू पावर 3 या लैम्डा डी क्यू, तो लैम्डा डी यहाँ जो है ये डिबाय स्फीयर का रेडियस के तौर पर एक्ट कर रहा है, और लैम्डा डी को हमने डिबाय लेंथ भी कहा था। यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है तो यही लैम्डा डी जो है यानी कि डिबाय लेंथ जो है ये रेडियस के तौर पर अपीयर होगी डिबाय स्फीयर के अंदर। एन ई जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हम लैम्डा डी की इक्वेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उसको सब पुट करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिवाइस स्फीयर के अंदर इनकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। 4/3 पाई जो है वो रिपीट होगी यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। एप्सिलॉन नॉट के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और एन ई जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, रेज़ टू पावर 1/3। ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, स्केयर की फॉर्म में है, होल टर्म रेज़्ड टू पावर 3/2। तो इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिवाइस स्फीयर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें प्लाज्मा पैरामीटर की, उसी पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये डिफ़ाइन करना मकसद था, ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम जो है वो ये जान लें कि हमारे पास कोई चंद एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनको हम सिंपली काउंट कर सकें, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हमने फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन से हेल्प लेनी होगी। तो अब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो शील्डिंग जो है वो सफिशेंटली प्रोड्यूस करेंगे। अगर शील्डिंग सफिशेंटली प्रोड्यूस नहीं होती तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि शील्डिंग सफिशेंटली प्रोड्यूस नहीं होती तो प्लाज्मा नहीं कहला सकता। तो इसलिए डिवाइस स्फीयर की शील्डिंग या उसकी जो लेंथ जो है इतनी होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए कि वो अप्लाइड फील्ड को प्रॉपरली शील्ड आउट कर सके। अब इससे हमें एक चीज़ और भी जो है वो देखने को मिलती है कि उस लेंथ के अंदर, यानी कि डिबाय लेंथ के अंदर जो है वो सिर्फ 1 से 2 ना इलेक्ट्रॉन हो बल्कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। जब या हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर के सेंटर से लेकर स्फीयर की बाउंड्री तक दरमियान में जो डिस्टेंस बनेगा डेफिनेटली डिबाय लेंथ बनेगा,
इतने डिस्टेंस के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन ही ना हो बल्कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। जब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस जो है वो लैम्डा डी से बहुत कम रहना चाहिए। अब हम आते हैं प्लाज्मा पैरामीटर की तरफ। जब ये कंडीशन जो के ऊपर हमने डिफाइन कर दी हैं, ये जब हम मेंटेन कर लेंगे तो फिर हमें एक क्वांटिटी जो है वो मिलेगी जो कि है G इज इक्वल टू 1/NE इंटू लैम्डा डी क्यू। तो ये इस क्वांटिटी का क्या मकसद है इसको हम बाद में देखेंगे। बहरहाल इस क्वांटिटी को हम प्लाज्मा पैरामीटर कहते हैं। तो ये तो हमने मैथमेटिकली प्लाज्मा पैरामीटर को डिफाइन किया है। इसके साथ साथ हम प्लाज्मा पैरामीटर की एक और भी डेफिनेशन देखते हैं, वो है द मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ मीन इंटर पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी टू द मीन प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पार्टिकल की जो आपस में आपस में कह रहा हूँ, जो पार्टिकल की पोटेंशियल अट्रैक्शन है शीट के अंदर, उसको अगर हम डिवाइड करें प्लाज्मा की मीन काइनेटिक एनर्जी से, जो कि थर्मल फॉर्म में भी हमारे पास अपीयर होती है, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी उसको हम प्लाज्मा पैरामीटर कहेंगे। और यहाँ पे इंटर पार्टिकल पोटेंशियल को मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये इंटर पार्टिकल पोटेंशियल जो है ये प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो पोटेंशियल होगा उसकी हम बात करें, और एक्चुअली ये शीट के अंदर जो पोटेंशियल होगा उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पार्टिकल्स के साथ, चार्ज पार्टिकल्स के साथ जो कि शीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, जिसको हम इंटर पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो अब हमने क्योंकि प्लाज्मा पैरामीटर को डिस्कस कर लिया है, और प्लाज्मा पैरामीटर अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा पैरामीटर यहाँ पे एक्चुअली है क्या, इस क्वांटिटी का मकसद क्या है। उसके लिए अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा की। तो एक तो हमने जो क्वांटिटीज़ अभी तक डिस्कस कर ली हैं उनको हम देखते हैं। तो उनमें हमने एक मेन चीज़ जो डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, वो प्लाज्मा लेंथ स्टडी की थी। प्लाज्मा लेंथ यहाँ पे बेसिकली अगर हम लेंथ का कॉन्सेप्ट देखें तो हम आमतौर पर लेंथ को वन डायमेंशनल जो है वो क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो है ये बेसिकली प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम अपनी आसानी के लिए प्लाज्मा को वन डायमेंशनली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि प्लाज्मा नॉर्मली वन डायमेंशनली जो है वो हमारे पास नहीं होगा, वॉल्यूम फॉर्म में होगा। तो उस वॉल्यूम की जो टोटल स्पेस होगी, उस टोटल स्पेस की करैक्टरिस्टिक क्वांटिटी को या उस डायमेंशन को मेजर करने के लिए जो हम क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम प्लाज्मा लेंथ का नाम दे रहे हैं। फिर प्लाज्मा पैरामीटर को हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा पैरामीटर को स्टडी करने का मकसद क्या है ये फिर से अभी तक पेंडिंग है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्राइटेरिया में। तो अब हम एक और टर्म की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पी से यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब किसी भी प्लाज्मा को डिस्टर्ब किया जाता है इंस्टेंटेनियसली उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पानी में पत्थर फेंके तो साकन पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके अंदर वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी। तो आप देखेंगे कि कोई एक साइड पे ही पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि कलेक्टिवली पार्टिकल जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और हमें लहरें जो हैं वो चंद एक पार्टिकल की बेस पर नहीं बल्कि पूरे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की बेस पर जो है वो लहरें बनती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का इफेक्ट है कि प्लाज्मा जब डिस्टर्ब होता है अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, किसी फील्ड की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो बहरहाल इस डिस्टर्बेंस की बेस पर क्या होता है, बिल्कुल पानी की लहरों की तरफ जो प्लाज्मा के पार्टिकल जो हैं वो कलेक्टिवली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो फिर इनके जो फील्ड हैं, डेफिनेटली प्लाज्मा के अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं, तो फिर उनके फील्ड जो हैं वो इलेक्ट्रिक भी हैं और मैग्नेटिक भी हैं। तो वो फील्ड जिनको हम इंटरनल स्पेस चार्ज फील्ड्स कह सकते हैं।
तो ये इंटरनल स्पेस चार्ज फील्ड्स जो हैं ये बेसिकली पार्टिकल की मोशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और उस ऑसिलेशन को फिर जो है वो यानी कि यही मोशन जो है वो फिर उसी ऑसिलेशन की बेस पर अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करती है। ये प्लाज्मा की जो असल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसमें अपने आप को ले जाने की कोशिश करती हैं। तो इन कलेक्टिव मोशंस को जो है ये क्योंकि ऑसिलेशन टाइप मोशन होती हैं तो ये ये फिर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से, जिसको हम प्लाज्मा की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इन मोशन को फिर हम प्लाज्मा की उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की मदद से स्टडी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो आयंस हैं उनका मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब ये डिस्टर्बेंस होगी, जब ये पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि आयंस जो हैं उसके मुकाबले में हमें स्टैटिक फॉर्म में नज़र आएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमें ऐसे नज़र आएगा कि जैसे आयन जो है वो एक फिक्स पोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही है मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह से, कि आयन जो है वो स्प्रिंग का फिक्स पोर्ट है और उस स्पोर्ट के दरमियान में स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग का काम कूलम अट्रैक्टिव फोर्स करेगी आयन के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर जो चीज़ ऑसिलेट करेगी यानी कि मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से एक मास स्प्रिंग सिस्टम टाइप जो है वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर, और उसमें मास जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, जो स्प्रिंग होगा वो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो कि इलेक्ट्रॉन और आयन के दरमियान में है, और आयन जो है वो एक स्टैटिक या फिक्स जो है वो सपोर्ट की तरह से एक्ट करेगा। तो फिर यह जो ऑसिलेशन है इसमें जो कूलम फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की, यानी कि हमने एक तो ऑसिलेशन को समझ लिया कि किस तरह से हो रही है। तो उस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। कुछ टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स में फ्रीक्वेंसी को ओमेगा पी ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि बेसिकली जो सिग्निफिकेंट ऑसिलेशन है, यानी कि जो कि नुमायां तौर पर हमें नज़र आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन नज़र आ रही है। आयंस की ऑसिलेशन हमें जो है वो इतनी ख़ास महसूस नहीं होती। इसलिए हम ओवरऑल जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को ही कंसीडर करते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे सकते हैं या सिंपली प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको ओमेगा पी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें एन ई टर्म है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट स्पेस भी हम कह सकते हैं, डायमेंशन स्पेस। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और इसका स्केयर हमें नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय एम ई जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट जो है आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और होल टर्म रेज टू पावर 1/2 है। तो इस इक्वेशन से हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कोलिजन की, जो कि क्राइटेरिया में एक अहम रोल प्ले करती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जब ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो हमने क्योंकि शुरू में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा में सिर्फ चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे, सारे का सारा प्लाज्मा ही चार्ज नहीं हो जाएगा, आयनाइज नहीं हो जाएगा, बल्कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में भी रहेंगे। तो ये जो न्यूट्रल एटम है ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के साथ कोई कूलम अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन में तो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ज़रूर आएंगे और रास्ते में आते हुए फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑसिलेट करते हुए इन न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो फिर जो ऑसिलेशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो डैम्प अप होगी, यानी कि स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इन न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन पे असर करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन पे असर करेगा तो फिर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी इससे।
तो फिर हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन को एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, इसको हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन जो है जब एक एटम के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो फिर दरमियान में आने वाले एटम के साथ, न्यूट्रल पार्टिकल के साथ बार बार टकराएगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, तो इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, न्यू ई एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक ये टर्म आ गई हमारे पास। हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम उसी को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हर्ट्ज में। क्यों? ताकि हम ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इसके साथ हम रिलेट कर सकें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को। तो फिर हमारे पास बड़ी सिंपल सी मैथमेटिकल टर्म है, ज्योमेट्रिकल, जो कि हम पहले भी स्टडी करते आ रहे हैं, एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। यहाँ पे एफ की जगह न्यू पी आ जाएगी, ओमेगा की जगह ओमेगा पी आ जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज की यूनिट में मेजर करने के लिए कन्वर्ट कर लिया, न्यू पी इज इक्वल टू ओमेगा पी डिवाइड बाय 2 पाई। अब हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं, क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं। तो ये सारी टर्म जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, इनकी मदद से हम फिर क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है कि जो हमारे पास प्लाज्मा लेंथ है या प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो है, ये हमेशा डबाए लेंथ से बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्लाज्मा जो है उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि एक तो शील्डिंग जो है वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो सके, फिर उस शील्डिंग के बाद हमें फ्री प्लाज्मा भी मिल सके। एक तो ये ना हो कि शील्डिंग इम्प्रॉपर रहे, दूसरा ये ना हो कि सारे का सारा प्लाज्मा शील्डिंग में ही इस्तेमाल हो जाए और हमारे पास फ्री प्लाज्मा ही ना बचे। तो इस तरह से ये पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरियन है कि जो प्लाज्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, जिसको हम प्लाज्मा लेंथ भी कहते हैं, ये इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि डबाई लेंथ इसके मुकाबले में बहुत कम हो और हमें फ्री प्लाज्मा भी मिल सके और शील्डिंग भी प्रॉपर हो। फर्स्ट क्राइटेरियन है। सेकंड क्राइटेरियन जो है वो है हमारे पास G इज मच लेस देन 1। अब इससे क्या मुराद है? तो G जो कि प्लाज्मा पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिबाई लेंथ के अंदर ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए और इस कंडीशन को हम प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि NE इंटू लेमडा डी रेज टू 3 या डी क्यूब मस्ट बी मच ग्रेटर देन 1। या आसानी से समझने के लिए इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ND इज मच ग्रेटर देन 1। एक्चुअली ND मस्ट बी मच 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 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्योंकि मैं जो है वो 3 दफ़ा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ग्रेटर को, इसलिए मैं बोल के बता देता हूँ। ND क्या है? अब यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं प्लाज्मा पैरामीटर का इफेक्ट कि ND जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि डिवाइस स्फीयर के अंदर, शीट के अंदर मौजूद हैं, शील्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा होने चाहिए शीट के अंदर कि फील्ड जो है वो प्रॉपरली शील्ड आउट हो सके, वो लीक आउट ना हो। तो यहाँ पे G जो है उसी चीज़ को इन्वर्स करके शो कर रहा है। तो ये प्लाज्मा पैरामीटर का इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है और ये सेकंड क्राइटेरियन बनता है प्लाज्मा को डिफाइन करने के लिए। थर्ड क्राइटेरियन जो है, जिसको कि मोस्टली जो है वो क्राइटेरिया कंसीडर नहीं भी किया जा सकता क्योंकि ये पहले ही क्राइटेरियन के अंदर डिफाइन किया भी जाता है और वो किस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है वो उसको हम बाद में देखेंगे। बहरहाल ये क्राइटेरियन है क्या है? वो ये है कि मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रलिटी जो है वो होनी चाहिए प्लाज्मा के अंदर। मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रलिटी से क्या मुराद है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा जो है वो, जो फ्री प्लाज्मा जो है वो एज अ होल उस पर अप्लाइड फील्ड का असर ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि प्लाज्मा एज अ होल जो है वो हमें न्यूट्रल नज़र आए, यानी कि
उसके अंदर मौजूद जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो बाहर उन चार्जेस का इफेक्ट ना हो। लेकिन एक चीज़ हमें और नज़र आती है, वो ये है कि चार्जेस मोशन में होंगे तो उनके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की शक्ल में जो है वो अपीयर होगा। एनी हाउ एज अ होल चार्ज की बेस पर अगर हम बात करें तो चार्ज की बेस पर एज अ होल प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल नज़र आए हमें। तो अब हम बात करते हैं कि इसको ये क्राइटेरियन जो है ये बाकी क्राइटेरियन में कैसे एडजस्ट हो जाता है, क्यों इसको थर्ड क्राइटेरियन के तौर पर हम नहीं ले सकते। तो उसकी वजह यह है कि हम ये बात जो है वो बार बार करते आ रहे हैं कि डेंसिटी, पहले दोनों क्राइटेरियन में हमने ये बात कर भी दी है कि डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रलिटी जो है वो अल्टीमेटली जनरेट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरियन की। तो जो हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया था और उसके साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया था, अब उनका आपस में ताल्लुक देख लेते हैं। जो ये रिलेशन जो है ये फोर्थ क्राइटेरियन को डिफ़ाइन करेगा। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन जो है ये कोलिजन की वजह से फ़ौरन से ही डैम्प अप ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी ऑसिलेशन फ़ौरन से ही ख़त्म ना हो जाए, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनकी ऑसिलेशन कंटिन्यू रहे। तो इसके लिए डेफिनेटली जो कोलिजन्स जो हैं वो कम होने चाहिए, और कोलिजन्स कम होंगे तभी जो है वो डैम्पिंग इफेक्ट कम होगा। डैम्पिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑसिलेट करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे तो उनकी फिर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वो भी रहेगी। इसी चीज़ को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो कि रेडियन फॉर्म में, मेगा फॉर्म में है हमारे पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें टा से। अब ये टा क्या चीज़ है इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ओमेगा पी इंटू टा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए। तो अब हम टा को डिफाइन करते हैं कि ये टा क्या चीज़ है। टा जो है इसको अगर मैथमेटिकली फाइंड आउट करें तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा न्यू ई एन है। न्यू क्या है? ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस टा को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिवली कि ये दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा होगा अगर वो इन क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो अगर कोई आयनाइज्ड गैस जो है इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती तो हम उसको प्लाज्मा नहीं कह सकते। किसी भी आयनाइज्ड गैस को प्लाज्मा की फॉर्म में हम उस वक़्त जो है वो लेंगे, उस वक़्त उसको प्लाज्मा के तौर पर लेंगे जब वो इन चारों क्राइटेरिया को पूरा करेगा। थैंक यू वेरी मच।